हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, या कहें कि भारत के पड़ोसी देश के साथ भी। क्योंकि भारत का पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, इसने सऊदी अरब से एक डिफेंस डील साइन की हुई है। और ये डिफेंस डील इतनी घातक है कि इससे इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन गड़बड़ हो सकते हैं। कैसे, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। और इससे ना सिर्फ इंडिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशन में इफेक्ट देखने को मिलेगा, बल्कि इजराइल का भी यहाँ पर सिनेरियो बदलने वाला है। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल से जानकारी होगी आपके सामने। पाकिस्तान ने किस प्रकार से चुपके से जा करके, होता क्या है ना, कई कई बार जो चीज़ें बड़े बड़े देश नहीं कर पाते हैं, छोटा देश जो है उसका फ़ायदा ले जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हुआ है। आप ये आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ। मतलब कि ठीक वैसे ही जैसे नाटो ने एग्रीमेंट किया है ना, नाटो का संगठन है जो, उसमें क्या है कि 32 देश हैं। उसमें नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी एक देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल उसके नाटो के 5 के अनुसार। ऐसे ही इन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है कि अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। तो मतलब अगर सऊदी अरब पर अटैक होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर अटैक मानेगा, पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर अटैक मानेगा। तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि अब दोनों देशों के, क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग टाइप के रिलेशन है। जैसे अपने सऊदी अरब से बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन नहीं है। तो कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो सऊदी अरब भी उस पर अपने ऊपर अटैक मानेगा वो, और सऊदी अरब भी कुछ भी सहायता कर सकता है पाकिस्तान से। तो ऐसे में इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन तो खराब होंगे। ऐसे ही इजराइल जो है, जो ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस तर्ज पर अगर मान लो सऊदी अरब से थोड़ा भिड़ता है, हालांकि सऊदी अरब इन मामलों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहता है, वो अपने आप को ये दिखाता है कि भाई हम युद्ध वगैरह में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रो अमेरिका वो भी माना जाता है। तो इजराइल और सऊदी अरब से तो नहीं आएगा सीधा सीधा, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है और पाकिस्तान बार बार जा जा करके इजराइल को धमकियां दे रहा है, कतर से समझौते कर रहा है, सब इस्लामिक देशों को इकट्ठा कर रहा है, और ये कह रहा है कि एक इस्लामिक नाटो बनाओ, मिल करके इजराइल को खत्म किया जाए, इस दुनिया के नक्शे से मिटाया जाए, वगैरह वगैरह। उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जिस दिन मूड खराब हुआ, अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन अब वो अगर पाकिस्तान को टारगेट करने जाएंगे तो वो टारगेट माना जाएगा सऊदी अरब पर भी। तो सऊदी अरब उसमें हेल्प करेगा। अब सऊदी अरब है बहुत अमीर देश, उसके पास काफ़ी पैसा है, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ वो अमेरिका पर भी प्रेशर बना सकता है, क्योंकि अमेरिका से भी बहुत बड़ी बड़ी डील किया हुआ है। तो ऐसे में ट्रंप तो आप जानते हो पैसा देखते हैं, जिधर से पैसा ज़्यादा मिला उसी की तरफ सपोर्ट करेंगे। यही वजह है कि ये जो समझौता हुआ है, डिफेंस डील हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बहुत ज़्यादा मतलब घास पांच पैदा कर दिया है। जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उलझ सी गई हैं इस एक डिफेंस डील के बाद से। इस डिफेंस डील के अनुसार पाकिस्तान जो है, हो सकता है न्यूक्लियर सहायता भी दे। आप जानते हो अभी पिछले दिनों में कतर में एक मीटिंग हुई, उसमें ये हुआ कि भाई इस्लामिक नाटो बनाया जाए। मैंने इस पर आपको एक वीडियो दी थी, एक सेशन किया था और बताया था इस्लामिक नाटो बनाने के लिए पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है और ईरान भी आवाज़ उठा रहा है कि सारे के सारे अरब लीग हो, इस्लामिक कंट्रीज़ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब इकट्ठे हो जाओ और जितने भी 57 देश हैं मिल करके एक इस्लामिक नाटो टाइप का सैन्य संगठन बना लो, जिससे अगर किसी भी मुस्लिम देश पर अटैक करे कोई, तो वो सब पर अटैक माना जाए और सब लोग मिल करके एक साथ उसको जवाब दो। इनडायरेक्टली ये लोग टारगेट करके बता रहे थे इजराइल पर अटैक करने की, क्योंकि इजराइल पिछले दिनों में कई मुस्लिम कंट्रीज पर लगातार अटैक किया था। इस पर भी मैंने आपको सेशन करके बताया था। ऐसे में पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, ये पिछले 2-3 दिनों में 2-3 बार जा चुके हैं गल्फ कंट्रीज़ में। 2 बार तो ये कतर गए। जैसे कतर पर अटैक हुआ था तो तुरंत ये कतर पहुंच गए थे। जब इजराइल ने 9 सितंबर को अटैक किया था कतर में घुस करके, हमास के जो अधिकारी थे या जो शीर्ष नेतृत्व था उस पर, तो ऐसे में तुरंत कतर के पास पहुंच गए थे और उसके बाद कतर को जाकर के भड़का रहे थे कि देखो अब जवाब देने का समय आ गया है, इजराइल पर अटैक करना चाहिए। कतर भी मान गया और कतर ने इस्लामिक कंट्रीज़ को इकट्ठा करना शुरू किया। तो दोबारा से ये गए वहाँ पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जब मीटिंग हुई, तो मैंने आपको वो भी बताया था, जिसमें कतर ने इन सब देशों के साथ मिलकर के उस हमले को कंडेम किया और उसके बाद फिर उन्होंने ये शुरुआत की कि हम लोग इस्लामिक नाटो बनाएंगे। अब इसी तर्ज पर बीच में ये न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ये जाकर के सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिल जाते हैं और मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं, जो कि बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट था। मतलब ये कि कोई कंट्री पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी ले रहा हो एक दूसरे की। अब सऊदी अरब को क्या चाहिए? सऊदी अरब को खतरा है कि चलो ठीक है, सेना वगैरह तो हमारे पास है, चलो मान लो पैसा भी है, हम लोग फाइटर जेट वगैरह भी खरीद लेंगे जो अमेरिका भेजना चाहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक कर देगा तब हम क्या करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद तो सब खत्म।
और जब जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है उसका मतलब उस पर कोई अटैक करने की सोचता भी नहीं है। एक प्रकार से डर सा बना रहता है कि यार अगर कल को ये न्यूक्लियर हमला कर देगा तब क्या होगा। तो एक दहशत, एक डर बनाने रखने के लिए भी न्यूक्लियर वेपन जरूरी होता है। शायद इसीलिए ईरान जो है ये लगातार न्यूक्लियर वेपन पर काम करता रहता है और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है, ना ही अमेरिका चाहता है कि कोई और देश न्यूक्लियर वेपन बनाए, खास करके ईरान और बाकी के मुस्लिम देशों में कोई और देश, क्योंकि अगर ये बनाते हैं तो इनका सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा। इसीलिए इजराइल हमेशा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसमेंटल करता आया हुआ है, डैमेज करता आया हुआ है। और अभी तो अमेरिका ने खुल करके अटैक भी कर दिया था कुछ ही महीनों पहले की बात है, जब ईरान में घुस करके नतांज, इस्फहान और फार्दो न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर के द्वारा GBU-57 बॉम्ब गिराए गए। GBU-57 बम की खास बात क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो कैसे 200-300 फीट अंदर घुस करके जाकर ब्लास्ट करता है, इस सब पर मैंने आपको वीडियो दी थी आज से 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब ये अटैक हुआ था उसी टाइम पर। तो उस टाइम पर मतलब ये हो गया कि भाई अब न्यूक्लियर फैसिलिटी तो लगभग तबाह हो गई है, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी सालों के लिए डिले हो गया ईरान में। लेकिन डिले मान लो बना रहा है कोई तब तो हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा समझौता कर लो कि जिसके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन है और समझौता ऐसा हो जाए कि वो कहे कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन भी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब वो कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और कहीं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का अगर मान लो इस्लामिक नाटो बन गया तो वो वेपन किसी भी देश के बीच में शेयर हो सकता है। मतलब किसी भी देश पर अटैक करोगे तो वो सारे देशों पर अटैक माना जाएगा और उन देशों में जो सबसे पावरफुल होगा वो अपनी सबसे पावरफुल तख्तियों का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद उस पर अटैक करेगा। इसी बात से इजराइल और यूएसए को सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है। इजराइल और यूएसए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस्लामिक नाटो बने। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जब ये समझौता सऊदी अरब के बीच हो गया है तो मतलब सऊदी अरब तो बिल्कुल निश्चिंत बैठा होगा, ऐसे ही पाकिस्तान भी निश्चिंत बैठेगा। क्यों भाई, पाकिस्तान है भिखारी देश, पाकिस्तान को क्या चाहिए, पाकिस्तान को पैसा चाहिए। इसी अपने न्यूक्लियर की डील करके वो बीच बीच में समय समय पर भीख मांगता रहेगा और लॉन्ग टर्म तक उसको भीख मिलती रहेगी। असली मकसद तो इसका यही है कि भैया कुछ पैसे मिल जाएंगे इसी बहाने। किसी तरीके से ये लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना शुरू तो कर लिए, मतलब न्यूक्लियर वेपन बना लिए चोरी करके। आपका इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा किसी दिन एक वीडियो में, आप कहोगे तो कि कैसे न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर कैपेबल कैसे हो गया पाकिस्तान चोरी करके, और उसके बाद इसको बेचा भी। मतलब आप सोचो दक्षिण कोरिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो पाकिस्तान की ही देन है, पाकिस्तान ने ही उसको बेचा था। इसके बाद ये भी खबरें आती हैं कि ईरान वगैरह को भी ये मदद किया करता है समय समय पर। तो आज के टाइम पर न्यूक्लियर कैपेबल देशों की बात करें तो ऑफिशियली केवल 9 देश ही हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जो ऑफिशियली न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं। ऑफिशियली क्यों कह रहा हूं मैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक संस्था है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है और ये सर्वे बाकायदे डिटेल में पब्लिश करता है कि किस देश के पास आज के टाइम पर कितने न्यूक्लियर वेपन हैं। तो इस तर्ज पर इसने बताया हुआ है कि 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, जिनमें सबसे ज़्यादा है रसिया के पास 5459, दूसरे नंबर पर है यूएसए यानी अमेरिका 5177, उसके बाद चाइना के पास देखो 600 है, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225 है, इजराइल के पास 90 है, पाकिस्तान के पास 170, इंडिया के पास 180, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास भी 50 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर वेपन हैं। अब ये तो ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियली ये भी माना जाता है कि ईरान भी काफ़ी क्लोज पहुंच गया है। इसके अलावा और भी देशों को, पाकिस्तान जैसे जो नल्ले देश हैं, ये और भी देशों को न्यूक्लियर हथियार बेच सकते हैं समय आने पर। और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो नूर खान एयरबेस पर जो इंडिया ने अटैक किया था, इससे सबसे ज़्यादा घबराहट हुई थी यूएसए को, क्योंकि यूएसए अब तक पूरा कंट्रोल में रखता था पाकिस्तान को। नूर खान एयरबेस पर यह भी बताया जाता है कि अमेरिका का एक सीक्रेट एयरबेस था। तो उस सीक्रेट एयरबेस के बारे में किसी को दुनिया को नहीं पता था, लेकिन जब इंडिया ने अटैक किया तो सबसे ज़्यादा खलबलाहट मची यूएसए को, क्योंकि वहाँ पर वो छिपा बैठा था अनऑफिशियली और उसी बहाने वो दबाव बना करके रखता था। रिपोर्ट्स ये भी बताई जाती हैं कि पाकिस्तान के जो अधिकारी होते थे वो भी बिना यूएसए के वहाँ के परमिशन के उसमें अपने ही देश के स्थित एयरबेस में वो नहीं घुस सकते थे। इतना मतलब ऐसी फैसिलिटी थी वहाँ पर, इतना सिक्योर था। और ऐसा अमेरिका क्यों करके रखा था, क्योंकि अमेरिका इसी बहाने पाकिस्तान को दबाव तो बना करके ही रखता था, दूसरा वो अफगानिस्तान, रसिया, चाइना और इस रीजन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वहाँ पर अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी भी टाइप का डेवलप करके रखा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जब ये अटैक हुआ तो वो भेद सब खुल करके उजागर हो गया।
और यही कारण था शायद कि 45 बार क्लेम किए डोनाल्ड ट्रंप की वो तो हमने सीज फायर कराया। मतलब वो दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते थे, दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे, जिससे कल को इंडिया ये ना कह पाए या कोई और देश ये ना क्लेम कर पाए कि यहाँ पर उल्टा यूएसए का एयरबेस था। उससे पहले ही अपने रिलेशन इस हिसाब से कर लो कि जिससे लोगों को विश्वास ही बंद हो जाए होना, लोगों को ये लगे कि यार ये यूएसए बार बार क्लेम कर रहा है, इंडिया इसको मान नहीं रहा है, इसलिए इंडिया फर्जी यहाँ पर आरोप लगा रहा है, ये लगने लगे दुनिया को। खैर वो सब चीज़ें जो हुई तो हुई, बाद में बात पुरानी भी हो गई है अब, इसलिए अब उसको उतना कोई महत्व नहीं देता है। लेकिन अभी के टाइम पर ये जो घटना हुई है, ये जो डेवलपमेंट हुई है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ हुई है जो डील, इसके बाद से इंडिया के लिए भी और इजराइल के लिए भी, दोनों के लिए रिलेशन वाला मामला आ गया है। क्योंकि ये तो अपना भीख मांगने के लिए जाकर के इनसे डील कर लिया कि चलो हमको पैसा देते रहना, समय समय पर उधार देते रहना, उधार के नाम पर, और वो हम कभी लौटाएंगे नहीं, इसके बदले में हम तुमको न्यूक्लियर आश्वासन देते हैं। अगर ऐसा हो गया, डील ये हो गई है अब, तो मतलब अब वार होगा ही नहीं। क्योंकि सऊदी अरब जो है ये एक अमीर देश है, इसके रिलेशन और भी देशों से काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, इजराइल से भी ठीक ही ठाक संबंध है। कोई वैसा ये खुल करके सामने कभी भी इजराइल का विरोध नहीं किए, चाहे वो हमास पर अटैक हुआ, हिजबुल्ला पर अटैक हुआ, ईरान के अटैक हुआ, ओमान पर अटैक हुआ, कतर में अटैक हुआ, लेकिन कभी भी ये खुल करके विरोध नहीं किए सऊदी इजराइल का। तो रिलेशन ठीक ही ठाक है, क्योंकि ये चलते हैं पूरा अमेरिका के इशारों पर। अमेरिका से इनकी अच्छी रिलेशन है, अमेरिका में इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है, अभी रिसेंटली ही ट्रंप के साथ भी इन्होंने बहुत सारी डील की है, और इनका रिलेशन इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे में अगर मान लो पाकिस्तान पर आगे चलकर इंडिया अटैक करता है, तो इस डिफेंस डील के अनुसार ये पूरा पूरा मदद करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि ये डील कर लिए हैं। तो ये हो सकता है फाइनेंशियली भी मदद करें, हो सकता है आगे चल करके वेपन वगैरह टाइप के भी मदद कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे वेपन भी खरीद करके रखे हुए हैं। तो ऐसे में ये चिंता वाली बात हो गई है कि अब आगे क्या होगा, क्या स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि अब एक रिलेशन बनेगा तो दूसरा पूरा पूरा बिगड़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए, या बाकी देशों को और क्या स्टेप लेना चाहिए, इजराइल को या यूएसए को, आप कमेंट करके बताइएगा। और इस्लामिक नाटो क्या है, कैसे बनेगा, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा। आप यहां तक वीडियो देखते हुए आए हो तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टू द पॉइंट, कम समय में आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ सारा डाटा, सारा जानकारी दिया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।